हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू क्रिकेट कैवियर। और आज मैं दिल्ली में हूँ, नोएडा में हूँ। बहुत ठंड है यहाँ पे मुंबई से, तो मुझे काफी यहाँ पे चेंज लगा। बट आज पहली बात तो मैं बोलना चाहूंगा, गाइस प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल क्रिकेट कैवियर। हम 400 सब्सक्राइबर्स के काफी पास है, तो योर सपोर्ट कीप्स अस गोइंग। और आई होप हम और कॉन्वर्सेशंस में आए। आपके जो अग्रीमेंट्स है, डिसएग्रीमेंट्स है, उनको भी कमेंट सेक्शन में लिखिए। आज हम बात करेंगे इंडिया में आ रही है इंग्लैंड। इंग्लैंड की जो टेस्ट टीम है, इंग्लैंड इज अ टेस्ट टीम जो अपनी टेस्ट क्रिकेट को बहुत सीरियसली लेती है। वो लोग मजाक नहीं करते टेस्ट क्रिकेट के साथ, जैसे साउथ अफ्रीका अभी कर रही है। तो वो आएंगे अपने एक फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ, और उनका एक मोटो है कि हमें बैसबॉल खेलना है। तो ये सीरीज होगी कि इंडिया टर्निंग पिचेस तो बनाएगी ही, और उस टर्निंग पिचेस को कितना टर्निंग बनाएगी कि बैसबॉल उनको न्यूट्रलाइज, बिल्कुल तरह न्यूट्रलाइज कर दे बैसबॉल, या फिर वो अपने आप को न्यूट्रलाइज कर देंगे और बैसबॉल वहां पे ओवर पावर हो जाएगा। तो ये डायनामिक्स इंटरेस्टिंग रहेगी। लेकिन हम थोड़ा बहुत पास्ट के बारे में बात करते हैं। इंग्लैंड इंडिया का टेस्ट सीरीज मतलब मैंने 2006 में देखा था, जो 1-1 हो गया था। उसके बाद 2008 में मुंबई टेररिस्ट अटैक्स के बाद इंग्लैंड वापस आई थी इंडिया के साथ टेस्ट सीरीज। और उस समय बीसीसीआई और इंग्लैंड के बोर्ड के रिलेशंस बहुत मतलब एक हाई लेवल पे चले गए थे कि वो लोग टेरर अटैक्स के बाद भी आए थे खेलने टेस्ट मैच। और चेन्नई में उन्होंने एक इमोशनल टेस्ट मैच खेला था, जो इंडियन टीम के लिए बहुत इमोशनल था। 387 रन का टारगेट, ग्रैम स्वॉन डेब्यू कर रहे थे, वो चेज हो गया था। वीरेंद्र सहवाग ने 83 रन्स जो मारे थे फोर्थ डे के एंड में, वो एंड में बहुत यूजफुल हुआ, क्योंकि इंडिया फिफ्थ डे आराम से ये टारगेट चेज कर गई। और उस समय ये शायद सेकंड हाईएस्ट चेज था पूरे क्रिकेट में, वर्ल्ड क्रिकेट में। एंड सचिन का वो इमोशनल 100। उसके बाद हम आते हैं 2012-13, एंड दिस इज द लास्ट टेस्ट सीरीज जो इंडिया हारी है किसी भी टीम से होम पे। ये टेस्ट सीरीज के बारे में थोड़ा आराम से बात करेंगे। अब एक चीज, मैं स्वान का इंटरव्यू देख रहा था, वो राहुल द्रविड़ से काफी डरते थे। अब ये सीरीज पहली बार ऐसा हुआ कि द्रविड़ और लक्ष्मण रिटायर कर चुके थे, और इंडिया का एक जो मिडिल ऑर्डर था वो टोटली नया मिडिल ऑर्डर था। आपके विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, ये और चेतेश्वर पुजारा। सो दिस वाज इंडियाज मिडिल ऑर्डर इन दैट डे। एंड ये एक इनएक्सपीरियंस्ड मिडिल ऑर्डर था। ऑब्वियसली द्रविड़ बहुत कुछ इजी कर देते थे सचिन के लिए और लक्ष्मण के लिए, जैसे वो नंबर 3 पे बैटिंग करते थे। अगर आप 2008 आठ का भी सीरीज देखो, वो 387 मैच की जो नेक्स्ट वाला मैच था, वहां पे गंभीर और द्रविड़ की एक पार्टनरशिप हुई 200 रन की, जिसमें गंभीर ने 179 मारा, द्रविड़ ने 136 मारा मोहाली में। तो द्रविड़ ने ऑब्वियसली 2011 में इंग्लैंड में 4 टेस्ट सेंचुरीज मारी थी। तो स्वॉन और पनेसर मतलब कि थोड़ा वो थे कि इस बार द्रविड़ नहीं है, तो एक प्रॉब्लम तो उनका सॉल्व हो जाएगा कि दे विल बी एबल टू गेट टू सचिन अर्ली, अ लिटिल बिट अर्ली। और विराट भी उस समय थोड़ा इनएक्सपीरियंस थे। दूसरी बात था इंडिया का स्पिन बॉलिंग अटैक। अश्विन काफी इनएक्सपीरियंस थे, जस्ट उन्होंने टेस्ट क्रिकेट शुरू ही किया था खेलना। और उसके पार्टनर थे प्रज्ञान ओझा, जो अपना ओल्ड स्कूल बॉलिंग के लिए जाने जाते थे। वो फ्लाइट करते थे बॉल को, बैट्समैन को फ्लाइट में बीट करने की कोशिश करते थे। तो ये सीरीज हुई, पहला मैच अहमदाबाद में हुआ, जो कि बहुत ही मतलब इंडिया ने अच्छा किया, डोमिनेट किया। पुजारा ने 100 मारा, पहले दो डबल 100 मारा इनफैक्ट पुजारा ने। और एलिस्टर कुक ने 170 कुछ मारा, फिर भी इंग्लैंड को फॉलो ऑन करना पड़ा। और ओझा ने विकेट्स लिए इसमें, 9 विकेट्स लिए पहले टेस्ट मैच में। और दूसरा टेस्ट मैच जो हुआ मुंबई में, वहां पे इंग्लैंड ने एक इंपॉर्टेंट सिलेक्शन डिसीजन किया कि मोंटी पनेसर को उन्होंने टेस्ट टीम में ले आया। पहले अहमदाबाद में सिर्फ स्वॉन खेले थे, जो कि अकेले स्पिनर थे। अब मोंटी पनेसर आते ही उन्होंने क्या किया, मोंटी पनेसर ने उन्होंने बॉल का पेस पुश करना शुरू कर दिया, मतलब फास्ट डालना शुरू कर दिया, जो कि ओझा से बिल्कुल ऑपोजिट था। ओझा स्लो फ्लाइट कर रहे थे, लाइन एंड लेंथ मेंटेन करने की कोशिश कर रहे थे, बट पनेसर वाज फायरिंग इट इन। और ये सचिन को काफी सरप्राइज किया, और विराट को भी, युवराज जो भी उस समय हमारी मिडिल ऑर्डर थी। तो उनको बिल्कुल पता नहीं चला कि कैसे बॉल इतना टर्न हो रहा है और ये बंदा इतना फास्ट फेंक रहा है। अगर आप टॉप विकेट टेकर्स ऑफ द सीरीज का लिस्ट देखोगे तो आप शॉक्ड रहोगे कि 20 विकेट लिए ओझा ने, 20 विकेट लिए स्वॉन ने, जो दोनों ने मतलब 4 टेस्ट मैचेस खेले, बट पनेसर ने 3 टेस्ट में ही 17 विकेट ले लिए।
तो ही वॉज क्वाइट इजली, यू कैन से, द मैन ऑफ द सीरीज। ऑल्दो मैन ऑफ द सीरीज एलिस्टर कुक को मिला क्योंकि उन्होंने बहुत बेहतरीन बैटिंग की। बट यस, मतलब काफी अच्छा इनका भी रोल रहा। तो ये था, हम थोड़ा बहुत मैं आपको दिखाते जाता हूँ कि टॉप स्कोरर्स कौन थे ये सारे सीरीज में भी, तो आपको भी थोड़ा आइडिया मिलते जाएगा। तो आप देख सकते हो 2011-12 की सीरीज में कुक 562 रन्स, पुजारा 438 रन्स, पीटरसन की एक इनिंग्स मुंबई में आई थिंक पूरे सीरीज को बदल दी, क्योंकि वो 186 का इनिंग्स था। उसमें उन्होंने जो लास्ट के 86 रन्स मारे, मुझे याद है द्रविड़ कमेंट्री कर रहे थे, इस सीरीज का वो पार्ट नहीं था, तो वो एज अ न्यू कमेंटेटर आए थे, और तब लगा था कि वो काफी कमेंट्री करेंगे, लेकिन वो कोचिंग में चले गए। तो वो बता रहे थे कि 186 तो मारा था पीटरसन ने, लेकिन 100 रन्स जैसा उन्होंने कुक का साथ दिया, डिफेंसिव खेले, लेकिन जो वो लास्ट के 86 रन्स मारे, वो बहुत बड़ा फैक्टर इन कर गया। तो ये था, मतलब कि मोस्टली, मतलब इसमें अश्विन ने भी अच्छी बैटिंग की थी। तो इंडिया ये सीरीज हार जाती है मुंबई में। एलिस्टर को 190 बनाते हैं, सॉरी कोलकाता में, थर्ड टेस्ट वाज इन कोलकाता, वहां पे भी मोंटी पन्नेसर एक शानदार स्पेल डालते हैं। ग्रैम स्वॉन भी उनको बहुत सपोर्ट देते हैं। ग्रैम स्वॉन का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था अभी रिसेंटली, तो उन्होंने ये बोला कि मोंटी पन्नेसर जो थे उनको अपना फील्ड भी सेट करने नहीं आता था। मतलब ही वॉज काइंड ऑफ अ क्रिकेट इनोसेंट, मतलब इतना वो क्रिकेट एजुकेटेड नहीं थे, ही जस्ट प्लेड फॉर द जॉय ऑफ प्लेइंग। मतलब वो जाते थे सीधा बॉलिंग बैट्समैन को आउट करते थे, ही हैड ग्रेट टैलेंट, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट फिंगर्स स्वान बता रहे थे। तो इस बार देखने को मिलेगा कि कुछ और स्पिनर्स आ रहे हैं इंग्लैंड के नए नए, वो लोग क्या उस तरह की बॉलिंग कर पाएंगे या फिर बिल्कुल ही धराशायी हो जाएंगे। बट पनेसर ने बहुत, मतलब कि वो चाइल्ड लाइक इनोसेंट थे, वो स्वॉन उनके लिए फील्ड सेट करते थे और स्वॉन ने उनको बहुत अच्छा सपोर्ट किया। और ये हमेशा याद रहेगा कि मोंटी पनेसर और ग्रैम स्वॉन की जो जोड़ी थी, उन्होंने इंडिया को आउट, इंडियन स्पिनर्स को आउट प्ले कर दिया, जो कि ओझा और अश्विन थे। लास्ट टेस्ट मैच में इंडिया 4 स्पिनर्स के साथ खेली थी, मतलब इतना फ्रस्ट्रेट हो गई थी। राज अहमदाबाद में था आई थिंक वो लास्ट टेस्ट मैच, वहां पे पीयूष चावला भी खेल रहे थे, रविंद्र जडेजा भी खेल रहे थे, अश्विन ओझा सब खेल रहे थे। तो ये था कि वो टेस्ट मैच भी इंडिया हारते हारते बची, कोहली और धोनी की एक शानदार पार्टनरशिप हुई थी उसमें, नहीं तो वो टेस्ट मैच भी इंडिया हार जाती। क्योंकि 74-4 हो गई थी इंडिया, और वहां से कोहली और धोनी ने एक पार्टनरशिप बनाया, जिसमें धोनी अनफॉर्चुनेटली 99 पे रन आउट हो गए, कोहली ने 103 रन बनाए, जडेजा ने अच्छा किया था ऑन डेब्यू, बट ट्रॉट ने सेंचुरी मारा था उसमें। बट वो सबसे बोरिंग टेस्ट मैच था, मतलब कि बोथ द टीम्स वर प्लेइंग विद रन रेट ऑफ 2.4। तो मतलब कि इंडिया भी शॉकिंगली, मतलब 4 for 70 के बाद देवर लाइक कि अब तो भाई हार जाए सीरीज, हम नहीं जीतना, हम 2-2 लेवल नहीं करना चाहते, हम बस किसी तरह निकलना चाहते हैं यहाँ से। तो उन्होंने भी 2.4 के रन रेट से खेला, और वो मैच कभी रिजल्ट होने वाला नहीं था, तो 2-2 हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं 2016 के टूर पे। 2016 का जो टूर था, उसमें मुझे लगता है वो लास्ट सीरीज था जब इंडिया ने एक्चुअली डे वन से टर्न करने वाली पिचेस नहीं बनाई। और इसमें भी पहला टेस्ट मैच अगर आप देखो, इंग्लैंड जैसे स्टार्ट करती है, जो रूट 100 मारते हैं, बेन स्टोक्स 100 मारते हैं, तो इट वाज अ ग्रेट स्टार्ट फ्रॉम इंग्लैंड। और बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, वो मोमेंटम ज्यादा वो लोग कैरी नहीं कर पाए। मोइन अली थे, आदिल रशीद थे उनके स्पिनर्स। एक समय इंडिया को इन्होंने थोड़ा ट्रबल में डाला हुआ था कि इनको 300 चेज करने के लिए दिया था, उसमें इंडिया 172 फॉर 6 हो गई थी। और बट नेक्स्ट टेस्ट मैच से अगेन पूरा पासा पलट गया विद विराट कोहली हैविंग अ ग्रेट सीरीज। मैं आपको स्टैट्स दिखाऊंगा विराट कोहली के, आप बिलीव ही नहीं कर पाओगे, मतलब कि इट वाज जस्ट अ अमेजिंग सीरीज फॉर विराट। तो आप देख सकते हो ये था वो सीरीज, एंड विराट इज हैविंग 655 रन्स एट एन एवरेज ऑफ 109, 109। And next highest scorer is Joe Root with an average of 49. Pujara 400 with average of 50. मुरली विजय, तो इस सीरीज में एक इंटरेस्टिंग था कि मुरली विजय और पहले ओपनर थे मुरली विजय, और इट वाज आई थिंक गौतम गंभीर को चांस दिया गया था। इमीडिएटली एक टेस्ट मैच के बाद गौतम गंभीर को ड्रॉप किया जाता है, फिर मुरली विजय और केएल राहुल आते हैं। फिर नेक्स्ट टेस्ट मैच में इट इज मुरली विजय एंड पार्थिव पटेल। तो बहुत म्यूजिकल चेयर्स हुआ था इसमें ओपनर के साथ, और केएल को चांस दिया गया फाइनली वो लास्ट टेस्ट मैच में, जो कि एक ड्रॉ था, उसमें उन्होंने 199 मारा था, उसमें ड्रॉ नहीं था, वो इंडिया जीत गई थी।
उसमें 199, उसमें बट सबसे मेमोरेबल जो आप देख रहे हो करुण नायर, मतलब वो इस लिस्ट में आ गए हैं नंबर 5 या 6 पे। उन्होंने 303 रन मारे थे एक ही टेस्ट मतलब 3 टेस्ट खेले थे, उसमें एक में ये बहुत अच्छा खेले थे। सो केएल राहुल का आप देख सकते हो 3 मैच में 233 रन, 199 इनका बहुत बड़ा एक परफॉर्मेंस था अलॉन्ग विद करुण नायर। तो वो चेन्नई में था वो टेस्ट, और बाकी जो टेस्ट मैचेस थे वाइजैग और मुंबई में, मतलब कोहली का बल्ला मतलब बहुत चला। एंड वन मोर थिंग जो इस टेस्ट सीरीज से है कि अश्विन, जडेजा और जयंत यादव, ये तीनों ने मिलकर इंडिया को बहुत ट्रिकी सिचुएशन से निकाला, जहां पे इंडिया 200 पे 6 थी, वहां पे 450 बना दिए। तो काफी अच्छा आप देख सकते हो, अश्विन इनफैक्ट केएल राहुल से मतलब ज्यादा मैचेस खेले बट ज्यादा रन्स भी उनके हैं। और जडेजा का भी एवरेज इज 37, अश्विन 43। तो इन दोनों ने भी, जयंत यादव आप देखो एक टेस्ट सेंचुरी मारे, मुझे तो याद भी नहीं था, अभी मैं देख रहा था तो आई वाज शॉक कि उनका 73 का एवरेज था इस सीरीज में, एक टेस्ट सेंचुरी भी था। तो दिस वाज 2016। तो इस सीरीज के बारे में मैं यही मुझे याद रहेगा कि मतलब कि फेयर पिचेस दिए गए थे, और इट वाज जस्ट ऐसा नहीं था कि बॉल डे वन से टर्न कर रहा था। फेयर चांस मिला था इंग्लैंड को, बहुत सारे टॉसेस भी उन्होंने जीते थे। मुझे लगता है 5 में से 4 टॉसेस इंग्लैंड ने जीते थे, और इंडिया को हमेशा चेस करना रहता था, बट विराट was too much in this series, मतलब कि too much for England to handle। और जेम्स एंडरसन ने जैसी बॉलिंग की थी 2012-13 में, बहुत अमेजिंग बॉलिंग की थी। मॉन्टी पनेसर और स्वान मेन थे, लेकिन जेम्स एंडरसन, लेकिन इस सीरीज में समहाउ वो उतना नहीं कर पाए जितना वो एक्सपेक्ट किए थे। अब हम आते हैं 2021-22 की सीरीज में, जो कि कोविड के टाइम्स में हुई थी। इसमें एक इंटरेस्टिंग था कि 4 टेस्ट मैच थे, उसमें 2 चेन्नई और 2 अहमदाबाद में होने थे। तो अभी इंग्लैंड सोच रही थी क्या हम 9 साल बाद मतलब कर पाएंगे फिर से एक बार इंडिया को हरा पाएंगे। और उन्होंने जो स्टार्ट लिया चेन्नई में, जो रूट और डॉम सिबली ने पूरे दिन बैटिंग किया, और पूरी तरह से इंडिया को नेस्तनाबूद कर दिया, मतलब पहले टेस्ट मैच में। और एक समय लग रहा था कि इंडिया क्या वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर पाएगी, क्योंकि इंडिया गैबा में ऑस्ट्रेलिया को हरा के आई थी और होप्स बहुत बढ़ गए थे, और इंडिया को कुछ 3-1 ऐसा जीतना था। तो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये इंडिया जीते। और नेक्स्ट टेस्ट मैच से थोड़ा आप देख सकते हो टर्निंग ट्रैक्स भी बनने लगे। बट जो चीज मुझे सबसे ज्यादा याद रहेगी वो है रोहित शर्मा की वो इनिंग्स चेन्नई में, पार्टनरशिप विद अजिंक्य रहाणे, जब इंडिया थोड़ा मुश्किल में थी, विराट आउट हो गए थे, मोइन अली वाज बॉलिंग अ टॉप स्पेल, वहां पे रोहित और अजिंक्य ने जैसे संभाला, और नेक्स्ट डे यू हैड समवन लाइक अश्विन एक्चुअली स्कोरिंग 100। और वो 100 देख के मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिला था। इट वाज वन ऑफ माय फेवरेट मोमेंट्स ऑफ दैट सीरीज कि अश्विन ने जो 100 मारा था, दैट वाज सो ग्रेट टू वॉच। और 106 फॉर 6 थी इंडिया सेकेंड इनिंग्स में, जहां से अश्विन ने वो 100 मारा था। और एक तरह से वो एक रिप्लाई था कि जो इंग्लिश जर्नलिस्ट कंप्लेन कर रहे थे कि पिच ऐसा है, पिच में प्रॉब्लम है, तो अश्विन ने जो सेकेंड इनिंग्स में 100 मारा था, वो एक तरह से मतलब एक स्टेटमेंट था कि पिच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं 100 मार रहा हूँ यहाँ पे, तो आप लोग क्यों रो रहे हो। तो ये बात हो गई थी, क्योंकि उस समय बहुत हल्ला हो रहा था, क्योंकि पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड जीत गई थी, जो कि एक काइंड ऑफ फेयर पिच था, और दूसरे टेस्ट मैच में इतना टर्न हो रहा था, तो बहुत हल्ला हो रहा था कि क्यों ऐसा हो रहा है। बट अश्विन ने वो 100 मार के 106 फॉर 6 से इंडिया को 286 पहुंचा के सबको साइलेंट कर दिया वहां पे। और इंडिया इजिली जीत गई वो मैच। अश्विन, और अब तो अश्विन मतलब लॉर्ड हो चुके थे इस टाइम तक, अश्विन और जडेजा। और दूसरा टेस्ट मैच जो हुआ वो डे एंड नाइट टेस्ट मैच था। हाँ, अक्षर पटेल के बारे में बात करना पड़ेगा। अक्षर पटेल ने भी डेब्यू किया था इस टेस्ट मैच में, उन्होंने भी 5 पर लिया था। तो बहुत यूनिक वे उन्होंने एक दिखाया हमें विकेट्स लेने का, कि कोई टर्न नहीं, बस सीधे सीधे बॉल डालो, और पेस से डालो, हाइट से डालो, तो आप विकेट ले सकते हो। और उनका भी बहुत इनक्रेडिबल डेब्यू रहा था। बट मैं आपको वो बताना चाहूंगा, जो लूजिंग पहला इंडिया जो हारी थी, उसमें पंत और वॉशिंगटन सुंदर ने बहुत अच्छा फाइट दिखाया था। और मुझे अभी भी अफसोस होता है कि वॉशिंगटन सुंदर इंजरीज की वजह से मतलब हट गए, लेकिन वो इतने इनक्रेडिबल प्लेयर थे, और उनका इतना अच्छा टाइम चल रहा था जब वो गैबा से आए थे। तो मतलब कि इट वाज जस्ट इनक्रेडिबल। आप देख सकते हो 2021-22 का रन शीट जो है, उसमें जो रूट 368 है। ऋषभ पंत आफ्टर हिज गैबा नॉक ही कंटिन्यूड हिज बैटिंग सुप्रीमेसी, एक तरह से वो टॉप बैट्समैन बन गए थे इंडिया की तरफ। और ये हमारा लोअर ऑर्डर रेस्क्यू फेज एक तरह से इस सीरीज से शुरू हो गया था कि भाई लोअर ऑर्डर ही बचाएगी हमें।
क्योंकि मिडिल ऑर्डर का फॉर्म बहुत ही खराब चल रहा था। कोहली, पुजारा, रहाणे, ये तीनों का फॉर्म 2-3 साल तक ऐसा ही रहने वाला था, और यहाँ पे पंत इमर्ज्ड एज इंडिया टॉप बैटर। वॉशिंगटन सुंदर का आप देख लो 90 का एवरेज रहा इस सीरीज में। तो अश्विन अगेन डूइंग सो वेल, एंड इट वाज इनक्रेडिबल। मतलब कि वॉशिंगटन सुंदर का मैं कभी कभी सोचता हूँ, ये मैं आपको वॉशिंगटन सुंदर का स्टैट्स दिखा रहा हूँ। भाई इन्होंने 4 टेस्ट मैच खेले, सारे 2021 में खेले। इनका एवरेज अभी भी 66.25 है टेस्ट क्रिकेट में। और आप बोलोगे इंडिया की तरफ से हाईएस्ट एवरेज किसका है, तो अगर आप ये करोगे ना, तो आप 1000 रन का फिल्टर लगाते हो, तो वो विनोद काम्बली का है। और वो एवरेज भी 65 है, उससे भी ज्यादा वॉशिंगटन सुंदर का है। और अगर आप बिल्कुल ही कोई फिल्टर ना लगाओ, मतलब, तो ईशान किशन का 78 का एवरेज है, लेकिन वो एक ही टेस्ट मैच खेले। वॉशिंगटन फिर भी 4 टेस्ट मैच खेले, और उनका एवरेज 66.5 का है। तो इंडिया नीड्स टू फाइंड, मतलब कि वॉशिंगटन सुंदर को भी कैसे यूटिलाइज करना है। अभी तो वो T20 और ओडीआई में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो इसके बाद थर्ड टेस्ट मैच जो होता है 1.5 डेज का टेस्ट मैच, अभी हमने केप टाउन में देखा था। लेकिन उससे पहले 1.5 डेज का टेस्ट मैच हुआ था अहमदाबाद में, जो कि डे नाइट टेस्ट मैच हुआ था। और इसमें टोटल रन्स कुछ 360 बने थे टोटल रन्स। और उसमें रोहित शर्मा ने पहले इनिंग्स में 66 मारा था, विराट ने 49 मारा था। इन दोनों ने ही एक तरह से इंडिया को जिता दिया था, क्योंकि फिर इंग्लैंड 112 और 90 ऐसे कुछ ऑल आउट हो गई थी। इंडिया भी सेकंड इनिंग्स में बहुत जल्दी, 1.5 दिन में पूरा टेस्ट मैच ही रैप अप हो गया था। तो आई आई रिमेम्बर मैं गया था, उस समय मनाली गया था घूमने, और मैं सोच रहा था कि मैं फॉलो करूंगा टेस्ट मैच। लेकिन मैं जैसे ही मनाली पहुंचा, उसी दिन इंडिया ऑल आउट हो गई, फिर इंग्लैंड ऑल आउट हो गई। और अक्षर पटेल अगेन, मतलब एट हिज होम ग्राउंड, ही वाज द मैन ऑफ द मैच। फिर आया चौथा टेस्ट, जो कि अगेन इंडिया के लिए मस्ट विन था, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का वो क्वालिफिकेशन मैटर कर रहा था। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच हुआ अहमदाबाद में। अब रेड बॉल वाला था, तो वो पिंक बॉल वाला चीज थोड़ा हट गया। अब रेड बॉल में थोड़ा अच्छे से आ रही थी बैट पे, 205 बनाए इंग्लैंड ने। बेन स्टोक्स अगेन प्लेइंग अ गुड नॉक। वहां पे इंडिया ट्रबल में थी 146 फॉर 6 से। बट अगेन इट वाज ऋषभ पंत एंड वॉशिंगटन सुंदर। इन्होंने फिर से एक बहुत अच्छा पार्टनरशिप किया, और वहां से 100 रन का पार्टनरशिप, और वहां से इंडिया को निकाल दिया। और सेकेंड इनिंग्स में पूरी तरह से कोलैप्स कर गए, और इनिंग से जीत गए। मतलब 146 फॉर 6 थे हम लोग, और वहां से इनिंग से जीत गए। इट वाज इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस बाय अक्षर, अश्विन। ये दोनों खासकर बहुत बहुत ही अच्छा खेले इस सीरीज में। तो उस तरह से इंडिया क्वालिफाई कर गई थी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में। अब हम आते हैं इस सीरीज पे। ये फिर से 5 टेस्ट सीरीज होने वाली है, बहुत लंबी चलेगी। 25 जनवरी से शुरू हो रहा है, और 11 मार्च तक है। लास्ट टेस्ट मैच धर्मशाला में है। तो इसमें हम पहला टेस्ट मैच देखेंगे हैदराबाद में, और दूसरा वाइजैक में। तो आंध्रा तेलंगाना में 2 टेस्ट मैचेस हैं इस बार। और ठीक है, वहां पे थोड़ी गर्मी भी रहेगी, तो इंग्लैंड विल नॉट बी दैट कंफर्टेबल, इंडिया विल बी मोर कंफर्टेबल। बट वहां से हमें जाना है राजकोट, रांची और धर्मशाला। एंड धर्मशाला का वेदर तो बहुत अच्छा रहेगा मार्च में। इस बार ठंड थोड़ा लेट भी आई है, तो धर्मशाला में आई थिंक इट विल बी वेरी कोल्ड। तो इसका हम स्क्वाड देख लेते हैं, और आपको क्या लगता है 11 क्या होगा, ये भी हम थोड़ा बात कर लेंगे। ऑब्वियसली मैं आपको ये वॉशी के स्टैट्स दिखा रहा था। फिर अब देखो, आप बेन स्टोक्स कैप्टन है। जेम्स एंडरसन अभी भी खेल रहे हैं। मतलब कि अभी किसी ने उनका इंटरव्यू किया था, और पूछा था जेम्स एंडरसन, गुड लक अहेड फॉर योर रिटायरमेंट। तो जेम्स एंडरसन ने बोला, दैट्स स्टुअर्ट ब्रॉड, आई एम स्टिल प्लेइंग। और इसमें 11 अगर मुझे बनाना हो, तो डेफिनेटली मैं ओपनर्स, आई थिंक जैक क्रॉली रहेंगे, बेन डकेट रहेंगे। ये लोग पाकिस्तान में बहुत अग्रेसिव खेले थे, बट पाकिस्तान में फ्लैट पिचेस थे। स्पिन टर्निंग पिचेस नहीं बनाए थे पाकिस्तान में, क्योंकि उनके पास कोई स्पिनर था नहीं। बट इंडिया तो टर्निंग पिचेस डेफिनेटली बनाएगी। और जैक क्रॉली, बेन डकेट ओपनिंग रहेंगे। आई थिंक जो रूट रहेंगे नंबर 3 पे, या नंबर 4 पे जो रूट रहेंगे। बेन स्टोक्स रहेंगे। तो ये 4 बैट्समैन हो गए। हैरी ब्रुक रहेंगे, जॉनी बेस्टो रहेंगे। आई थिंक हाँ, ये टॉप 6 रहेगा मुझे लगता है लगभग, इफ आई एम नॉट मिसिंग एनी बैट्समैन। जॉनी बेस्टो मे की, ऑल्दो मैं बेन फुक्स के कीपिंग से बहुत इम्प्रेस था। इवन लास्ट टाइम जब इंग्लैंड इंडिया आई थी, तो बेन फुक्स ने बहुत अच्छी कीपिंग की थी। तो आई होप बेन फुक्स को कुछ चांस मिले। और इसमें से कौन हो सकता है, आई डोंट सी एनीवन, क्योंकि बाकी इन्होंने बॉलर्स ही रखे हैं मोस्टली। अब बॉलर्स में आते हैं कि इनके स्पिनर्स हैं। शोएब बशीर एक स्पिनर है इनका,
और इनके एक स्पिनर है टॉम हार्टली, इनका जैक लीच जो कि मेन स्पिनर रहेंगे। आई थिंक जैक लीच विल प्ले एवरी गेम इस सीरीज में। हाँ, ओली पोप, आई मिस्ड ओली पोप, आई थिंक ओली पोप भी रहेंगे टॉप 7। तो ये उनका होगा कि ओली पोप शायद नंबर 3 पे बैटिंग करेंगे। तो इनका होगा बेन डकेट, इनका होगा जैक क्रॉली, बेन डकेट, ओली पोप, जो रूट, बेन स्टोक्स, जॉनी बेस्टो एंड द कीपर में गेट इन बेन फोक्स, ऐसा कुछ रहेगा इनका। सो नाउ कमिंग टू द स्पिनर, मैं बोल रहा था इनके सारे जैक लीच के अलावा जो सारे स्पिनर है, शोएब बशीर है और टॉम हार्टली है, ये लंबे लंबे हाइट के हैं, 6 फीट 4। तो ये लोग अक्सर पटेल का चीज को रेप्लिकेट करने का सोच रहे हैं कि शोएब बशीर ऑफ स्पिनर है, टॉम हार्टली लेफ्ट आर्म स्लो है, तो वो भी अक्सर पटेल जैसे ही डालेंगे अगर वो खेलते हैं। बट वो उनका खेलने का चांस थोड़ा कम जाता है क्योंकि ऑलरेडी जैक लीच जो है वो स्लो लेफ्ट आर्म है। फिर भी उसके अलावा भी अगर ये 3 स्पिनर के साथ इंग्लैंड जाती है तो इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या इंग्लैंड इतना बड़ा रिस्क ले पाएगी कि 3 स्पिनर, अगर 3 स्पिनर के साथ जाती है तो जैक लीच, हार्टली और शोएब बशीर खेल सकते हैं, ये तीनों खेल सकते हैं और ये डिसेंट ऑलराउंडर्स भी हैं, शोएब बशीर और टॉम हार्टली। तो मुझे लगता है ये दोनों खेलेंगे और इनके पास इस बार आदिल रशीद या रेहान अहमद है, आई थिंक रेहान अहमद है टीम में, वो भी यंग लेग स्पिनर है, क्या उनको भी एक मौका मिलेगा, वो भी इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए। तो आई थिंक ही हैज डन वेल, अंडर 19 वर्ल्ड कप खेले थे, उसके बाद उनका पाकिस्तान में डेब्यू भी हुआ था। तो मे बी रेहान अहमद को खिला सकते हैं। बट मुझे लगता है क्योंकि शोएब बशीर और टॉम हार्टली अच्छी बैटिंग भी करते हैं काउंटी क्रिकेट में, तो मुझे लगता है इन दोनों को पहले प्रेफरेंस मिलेगा। देन इट विल गो डाउन टू रेहान अहमद, कांट से फॉर श्योर। बट फिर आते हैं पेसर्स में, एंडरसन डेफिनेटली खेलेंगे लेकिन सारे टेस्ट मैचेस खेलेंगे नहीं, आई एम नॉट श्योर। दे हैव गस एटकिंसन, दे हैव ऑली रॉबिन्सन, मार्क वुड। तो मुझे लगता है एंडरसन और मार्क वुड आई थिंक खेलेंगे शुरू का फर्स्ट मैच, डेफिनेटली ये दोनों खेलेंगे। देन दे मे पिक अप ऑली रॉबिन्सन लेटर, ऐसा मुझे लगता है। तो दिस इज अबाउट इंग्लैंड। मुझे लगता है इनका बेस्ट 11 होगा इफ यू आस्क मी। तो ओपनर्स होंगे जैक क्रॉली, बेन डकेट, ओली पोप, जो रूट, देन यू हैव बेन स्टोक्स, जॉनी बेस्टो, हैरी ब्रुक। ऑब्वियसली मैं हैरी ब्रुक को कैसे भूल सकता हूँ, वो शायद पहले आएंगे। तो हैरी ब्रुक 7 बैट्समैन हो गए और उसके बाद हो गए ये जैक लीच होगा, आई थिंक जैक लीच के साथ शोएब बशीर होंगे एंड दीज 2 स्पिनर्स एंड देन मे बी जो रूट, अगर जो रूट भी बॉलिंग कर सकता है तो शोएब बशीर की जगह दे मे गो फॉर रेहान अहमद एक्चुअली, क्योंकि ऑफ स्पिनर जो रूट है उनके पास। तो मे बी फर्स्ट मैच दे विल गो फॉर जैक लीच और रेहान अहमद, ये होगा इनका बॉलिंग कॉम्बिनेशन मुझे लगता है, क्योंकि जो रूट का भी ऑफ स्पिन है इनके पास और एक स्लो लेफ्ट आर्म में हो जाएगा, एक ऑफ स्पिन हो जाएगा, एक लेग स्पिनर के लिए ये लोग रेहान अहमद को रख लेंगे। बट रेहान अहमद का बैटिंग थोड़ा वो है, डाइसी है। तो मे बी शोएब बशीर और टॉम हार्टली स्टार्ट नहीं करेंगे, आई वाज रॉन्ग ऑन दैट पार्ट। आई थिंक इट विल बी रेहान अहमद, क्योंकि जो रूट का ऑफ स्पिन मैंने कंसिडर नहीं किया। तो अब हो गए मार्क वुड और जेम्स एंडरसन, ये होगा इनका 11। तो आई एम रिपीटिंग अगेन, जैक क्रॉली, बेन डकेट, ओली पोप, जो रूट, बेन स्टोक्स, जॉनी बेस्टो, हैरी ब्रुक, रेहान अहमद, जैक लीच, जेम्स एंडरसन और मार्क वुड, ये होगा इनका 11। इंडिया का बात कर लेते हैं अब इंडिया का मुझे लगता है रोहित शर्मा तो डेफिनेटली खेलेंगे। बट अभी इंडिया पे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये आएगा कि 3 विकेट कीपर में से कौन खेलेगा। अभी आप देख रहे हो कि रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल एंड आई थिंक शुभमन गिल विल बी गिवन अ रन यहाँ पे टेस्ट मैच में। तो टॉप 3 आपका, टॉप 4 आपका फिक्स है, विराट कोहली तक तो आप 4 लोग ऐसे ही फिक्स हो गए। ठीक है, अब आपका बॉटम से शुरू करते हैं। तो रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल एंड रवि अश्विन आर फिक्स्ड, दे मे बी बैटिंग 7 8 9। और 2 पेसर्स जो होंगे वो होंगे जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज। तो आपके आप बोल सकते हो 7 8 9 10 11 आपके फिक्स हैं। तो 4 फिक्स है और 7 to 11, दैट लीव्स 2 पोजिशन 5 and 6। तो 5 and 6 अब कौन खेलेगा, ये इंडिया का सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है इस पूरे सीरीज में कि 5 and 6 कौन खेलेगा।
अब मुझे लगता है यहाँ पे केएल राहुल को डेफिनेटली खिलाया जाएगा, क्योंकि उन्होंने लास्ट सीरीज में अच्छा किया था, 1 सेंचुरी मारी थी उन्होंने, तो उनको अभी बैक किया जाएगा थोड़ा। तो मुझे लगता है केएल राहुल एंड केएस भरत, क्योंकि इंडिया में विकेट कीपिंग का गेम डिफरेंट है। आपको पूरे 90 ओवर्स एक तो खड़े रहने पड़ते हैं, 90 ओवर्स टर्न पे आपको कभी भी कैच आ सकता है, मतलब बॉल टर्न करके आ सकती है आपके पास, इसके लिए एक प्रॉपर विकेट कीपर चाहिए। तो मुझे लगता है केएल राहुल एज अ विकेट कीपर नहीं खेलेंगे। उनका प्रदर्शन साउथ अफ्रीका में बहुत अच्छा नहीं था, बट इट वॉज डिसेंट, क्योंकि पेस वाला पिच था और वहां पे कीपिंग करना थोड़ा इजी होता है, बट इट विल नॉट बी द सेम इन इंडिया। तो मुझे फिर भी लगता है कि केएल राहुल खेलेंगे एज अ विकेट कीपर, एंड दे मे गो विथ भरत इन द फर्स्ट टेस्ट। ऑल्दो मैं चाहता हूँ ध्रुव जुरेल खेले, बट दे गो विद भरत इन द फर्स्ट टेस्ट, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो सीनियर कीपर है। बट ध्रुव जुरेल इज सच ए प्रॉमिसिंग टैलेंट। उन्होंने अभी साउथ अफ्रीका ए के अगेंस्ट एक 100 मारा था, और केएस भरत ने वैसे मार दिया है अभी इंग्लैंड लायंस के अगेंस्ट एक 100। तो आई थिंक केएस भरत विल बी बैक। बट ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना कि नंबर 5 और 6 पे कौन खेलेगा। मैं नहीं चाहता पर्सनली कि श्रेयस अय्यर ड्रॉप हो, क्योंकि मुझे लगता है श्रेयस अय्यर इज अ फैंटास्टिक प्लेयर ऑफ स्पिन। और वो बात अलग है कि वो अवे नेशंस में उनका फुटवर्क, जो उनका स्पिन के अगेंस्ट इतना अच्छा फुटवर्क है, वो उनके लिए एक प्रॉब्लम बन जाता है बाहर की कंट्रीज में। बट at this point of time I would love to play Shreyas Iyer at 5 and कोई keeper at 6. I think for me KL Rahul should be dropped. मेरा ओपिनियन ये है कि श्रेयस अय्यर एंड ध्रुव जुरेल शुड प्ले। मैं तो ये चाहता हूँ श्रेयस अय्यर और ध्रुव जुरेल खेले नंबर 5 और 6 पे। पर ये नहीं होगा ऑब्वियसली, आपको भी पता है इंडियन टीम मैनेजमेंट इतना रेडिकल नहीं सोचती है। तो वो लोग शायद ये करेंगे कि विल गो विथ केएल राहुल एट नंबर 5 एंड मे बी केएस भरत एट 6। केएल एंड केएस को खिला देंगे वो लोग। श्रेयस अय्यर मे गेट ड्रॉप, अदरवाइज कैन दे ड्रॉप शुभमन गिल एंड प्ले केएल राहुल एट 3। मैं तो आइडियली ये चाहता हूँ कि शुभमन गिल ड्रॉप हो जाए और केएल राहुल 3 पे खेले, तो फिर सब कुछ हो जाएगा आपका सेटल। तो आपका केएल राहुल भी नंबर 3 पे आ जाएंगे, 4 पे विराट, 5 पे श्रेयस, और आपका 6 पे कीपर खेल सकता है, जो कि केएस भरत होगा मोस्टली, अनलेस ध्रुव जुरेल गेट्स एन अनयूजुअल नॉड। तो या दिस इज अबाउट द इंडियन टीम। तो देखते हैं हैदराबाद में क्या रहता है। मैंने हैदराबाद में एक टेस्ट मैच देखा हुआ है उप्पल में, एंड डिसेंट प्लेइंग कंडीशंस यहाँ पे रहेंगे। ऐसा नहीं कि स्पिन फ्रेंडली होता है, पेसर्स को भी हेल्प मिलता है यहाँ पे, बट क्या इंडिया थोड़ा बहुत पिच को स्पिन फ्रेंडली करने की कोशिश करेगा, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड गाइस, लेट मी नो व्हाट यू थिंक कि नंबर 5 और 6 कौन खेलना चाहिए इंडिया के लिए, और क्या आप मेरे इंग्लैंड लाइनअप से ओके हो, या आपका कोई और सजेशन है उस पे, तो वी कैन टॉक मोर अबाउट दैट। So thank you guys. Thank you for tuning in, and keep following my channel Cricket Caviar. Thank you.